एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। फटाफट खबरें आपने देखी, वायरल खबरों से आपको हमने रूबरू कराया। अब बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है और दोनों के दाम में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 96 रुपए 67 पैसे हो गई है। यानी कि 15 दिन में 13वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, सीएनजी की कीमतों में भी 2.5 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पेट्रोल डीजल के दामों में आज 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम 16 दिनों की बात करें तो इन 16 दिनों में तकरीबन 10 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी अलग अलग प्रतिक्रिया और इसको लेकर अलग अलग लॉजिक भी सामने आ रहे हैं। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनका ऐसा कहना है कि हर डेवलप्ड कंट्री में 50% जो रेट्स हैं वो बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल की बात करें और महंगाई के दर की बात करें तो वो बढ़ती है। ऐसे में अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो यहां पर तो सिर्फ 5% की ही बढ़ोतरी हुई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महंगाई की एक और मार पड़ी है। दिल्ली में सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आज दिल्ली में सीएनजी का भाव 66 रुपए 61 पैसे प्रति किलो है। समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आज दिल्ली में सीएनजी का भाव 66 रुपए 61 पैसे प्रति किलो है। तो महंगाई किस कदर बढ़ रही है उसकी बानगी आप इन बढ़ते भाव से लगा सकते हैं। उनका एग्जाम्पल ये कि सीएनजी एक बार फिर 2.5 रुपए महंगी हो गई है। इसके पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें, घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें, उसमें भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा था। दिल्ली में सीएनजी एक बार फिर 2.5 रुपए बढ़ोतरी के साथ 66 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको मिलेगी। और साथ ही एक बार फिर 2.5 रुपए अगर सीएनजी का रेट महंगा हुआ है तो यानी कि सड़कों पर गाड़ी चलाना अब आम आदमी के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। सीएनजी जिसका इस्तेमाल दिल्ली में हर आम आदमी भी करता है, साथ ही जो कैब्स हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, उनके भी दामों में उछाल आपको आने वाले दिनों में मिल सकता है। यानी कि उसके लिए आपको किराया ज्यादा देना पड़ सकता है। तो दिल्ली की बात करें तो 66 रुपए 61 पैसे प्रति किलो के हिसाब से दिल्ली में सीएनजी का भाव हो चुका है। लगातार ये जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान भी जो कच्चे तेल की कीमतें थी वो आसमान छूती हुई नजर आ रही थी। लगभग रिकॉर्ड तोड़ स्थिति में जो रेट हैं वो क्रूड ऑयल के नजर आ रहे थे और ये माना जा रहा था कि इसका असर आने वाले दिनों में भारत की भी आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। तो यूक्रेन में पिछले 42 दिनों से लड़ाई चल रही है। इसमें दोनों ही पक्षों के जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। दोनों देशों में युद्ध विराम के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोनों अभी तक सहमत नहीं हो पाए हैं। अब तो बात बूचा में हुए नरसंहार को लेकर रूस के खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई की मांग होने लगी है। क्या बूचा में नरसंहार के जो आरोप रूस पर लग रहे हैं उससे बात बनने की बजाय बिगड़ने वाली है? क्या बूचा नरसंहार का दोषी ठहराकर रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल से निकालने की तैयारी हो चुकी है? बूचा की सड़कों पर लाशों का वीडियो जारी कर क्या यूक्रेन ने रूस के खिलाफ एक और बड़ा मोर्चा खोल दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नरसंहार के आरोपों की आड़ में अमेरिका सहित दूसरे बड़े देश रूस के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाले? यूक्रेन के बूचा की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसे शॉक लगा, सदमा लगा, क्योंकि ये तस्वीरें किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी थी। बूचा की हर सड़क पर किसी न किसी की लाश पड़ी हुई, तो किसी की फुटपाथ के किनारे। जो जहां मौजूद था वहीं मारा गया। बूचा नरसंहार की इन्हीं तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया में रूस के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और इसीलिए उसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल से बर्खास्त करने की मांग जोर शोर से उठ रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में नागरिकों पर अत्याचार किए हैं। दरअसल यूक्रेनी सेना ने राजधानी कीव के पास मौजूद इलाके बूचा को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ा लिया है। उसके बाद जब वहां हुई तबाही का जायजा लिया गया तो वो बेहद खौफनाक था, क्योंकि वहां तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही दिख रही थी। खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बूचा की तबाही देखने पहुंचे थे। उन्होंने बूचा की बर्बादी को नरसंहार करार दिया। रूस के खिलाफ दुनिया से कार्रवाई करने की मांग की है।
वहीं रूस इन सारे आरोपों को नाटक करार दे रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी नागरिकों पर अत्याचार किए हैं, जबकि रूस का कहना है कि रूसी सैनिकों पर अत्याचार करने के सारे आरोप निराधार हैं। यूक्रेन का आरोप है कि बूचा में रूसी सेना ने 50 आम लोगों की हत्या की है। जवाब में रूस का कहना है कि सड़कों पर लाशें यूक्रेन की सरकार ने रखवाई हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने बूचा में नरसंहार किया है। रूस का इस पर जवाब है कि यूक्रेन के दावे में सच्चाई नहीं है, बल्कि ये ड्रामा है। यूक्रेन सहित कई देशों ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल से बर्खास्त करने की मांग की है। इस पर रूस ने कहा है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो शांति वार्ता में ये मददगार साबित नहीं होगी। क्या बूचा के वीडियो के आधार पर रूस के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है? क्या रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर किया जा सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें समझने और जानने के लिए आपको इससे जुड़े कानून को समझना होगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल में सदस्यों की संख्या 193 है। किसी सदस्य देश को बाहर निकालने के लिए 2/3 वोटों की जरूरत होती है। तो अगर रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो प्रस्ताव के पक्ष में 129 वोट होने चाहिए, तभी रूस को काउंसिल से हटाया जा सकेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अधिकारियों के मुताबिक रूस के खिलाफ बूचा नरसंहार का वीडियो एक बड़ा सबूत हो सकता है। यूक्रेन द्वारा जारी बूचा के वीडियो को सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरों का भी सपोर्ट मिल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें रूस के दावे को झूठा साबित कर रही हैं। मैक्सा टेक्नोलॉजीज द्वारा जो तस्वीरें जारी की गई हैं, उनमें 28 फरवरी और 19 मार्च को खींची गई तस्वीरों को दिखाया गया है। 28 फरवरी की तस्वीर में सड़क पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जबकि 19 मार्च को उसी जगह की खींची गई तस्वीर में 7 शव नजर आने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि रूसी सेना ने बूचा पर 11 मार्च को कब्जा किया था। अब देखना होगा कि बूचा को लेकर दुनिया रूस पर कितनी ज्यादा कड़ी कार्रवाई करती है। इधर युद्ध की वजह से तबाह हुए शहरों की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ताजा वीडियो राजधानी कीव के करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद 2 शहरों वोरोद्यांका और मकारीव की हैं। इन दोनों ही शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका था, पर यूक्रेनी सेना ने जवाबी कार्रवाई कर कब्जा छुड़वा लिया है। लेकिन दोनों ही शहर रूसी बमबारी में बर्बाद हो चुके हैं। होस्टोमेल में भी भयानक नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सेना ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें जली हुई सैन्य गाड़ियां दिख रही हैं। बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हुई दिख रही हैं। एक पुल भी आंशिक रूप से टूटा हुआ नजर आ रहा है और इसी वीडियो में नष्ट हो चुका जहाज एंटोनोव 225 भी दिख रहा है, जिसे कभी दुनिया का सबसे बड़ा विमान होने का तमगा हासिल था। कुल मिलाकर करीब 1000 घंटे बाद भी युद्ध के रुकने के कोई संकेत मिल नहीं रहे। समझौते की कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा अभी तक निकला नहीं है। रूसी सेना भले ही कई इलाकों से पीछे हटी है, लेकिन अभी भी उसका यूक्रेन के बड़े इलाके पर कंट्रोल है और ऐसा लगता नहीं है कि ये कंट्रोल जल्दी हटने वाला है। तो एक तरफ यूक्रेन रशिया पर आरोपों की वार कर रहा है, तो दूसरी तरफ रशिया इन तमाम आरोपों से इनकार कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि कीव के बूचा में रूस पर नरसंहार के आरोप के बीच एक और बड़ी खबर, दावा किया जा रहा है कि बूचा में शव और बरामद हुए हैं और भी शवों को बरामद किया गया है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकारों का दावा है कि बूचा में अभी भी नागरिकों के शव इधर उधर पड़े हुए हैं। पत्रकारों का दावा यह भी है कि उन्होंने सड़क पर 6 शव देखे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिकों ने आम जनता की जान ली है और जिस कंडीशन में ये शव मिले हैं, पीछे हाथ बंधे हुए हैं, कई शव फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, तो कई शवों को सड़क से भी उठाया गया है। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे ही लोग घर से बाहर निकले, उनको टारगेट किया गया रशिया के सैनिकों के द्वारा। तो श्रीलंका से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने श्रीलंका में लागू इमरजेंसी हटाने का ऐलान किया है। आधी रात से इमरजेंसी हटाने का फैसला लागू हो गया है, यानी जो पहले इमरजेंसी लगी थी उसको हटाने का ऐलान किया गया है। इस समय की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं श्रीलंका से। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने श्रीलंका में लागू इमरजेंसी हटाने का ऐलान किया है।
एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा, मेरे साथ है सोनल। लगातार बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा रही हैं। युद्ध क्षेत्र से एक और बड़ी खबर। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि रूसी सैनिकों ने एक साइकिल सवार पर गोलियां चलाई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि यह वीडियो फरवरी का बताया जा रहा है। दूसरे वीडियो में उसी साइकिल सवार का शव भी देखा गया। अखबार का ऐसा दावा है कि वीडियो की पुष्टि हो गई है। बूचा में रूसी सैनिकों पर नरसंहार का लगातार यूक्रेन आरोप लगा रहा है कि आम नागरिकों को टारगेट किया गया और अब रूसी सैनिकों पर साइकिल सवार को मारने का भी आरोप है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि एक शख्स जो कि साइकिलिंग के लिए बाहर निकला था, साइकिल चला रहा था और उसके बाद उसका शव उसी साइकिल के साथ वहां पर नजर आया। रूसी सैनिक लगातार आम नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा आरोप यूक्रेन ने लगाया है। हालांकि रशिया इन आरोपों से लगातार अपने आप को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है, आरोपों से इनकार कर रहा है। और साथ ही रशिया के प्रतिनिधि लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने आम नागरिकों को टारगेट नहीं किया है, लेकिन जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उलट नजर आती। एक बड़ी खबर आपको श्रीलंका से बता दें। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने श्रीलंका में लागू इमरजेंसी हटाने का ऐलान किया है। आधी रात से इमरजेंसी हटाने का फैसला लागू हो गया है और इस बीच राष्ट्रपति राजपक्षे को हटाने की मांग भी और ज्यादा तेज हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, आप अभी उसी इलाके में मौजूद हैं। इमरजेंसी को आधी रात हटा तो दिया गया, सवाल यही है कि क्या इससे आर्थिक संकट हट पाएगा? और अभी लोगों में और ज्यादा आक्रोश हो गया है, देखने को मिल रहा है। एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे जैनेंद्र से हम। जैनेंद्र श्रीलंका में ही इस वक्त मौजूद हैं और पल पल का अपडेट हम तक वो पहुंचा रहे हैं। साथ ही ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये है कि राष्ट्रपति राजपक्षे ने इमरजेंसी हटाने का ऐलान कर दिया है और आधी रात से इमरजेंसी हटाने का फैसला भी लागू हो चुका है। लेकिन लोगों में आक्रोश इस कदर है कि लगातार सड़कों पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको भी काफी नुकसान इस दौरान पहुंचाया जा रहा है लोगों के ही द्वारा, क्योंकि लोगों में आक्रोश है। खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू चुकी हैं। और अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल की ही, तो वहां पर पेट्रोल पंप पर ही लंबी लंबी कतारें, जहां पर लगभग 12 से 14 दिनों से लोग लगे हुए हैं इस जुगाड़ में कि वो पेट्रोल डीजल किसी प्रकार से हासिल कर लें। लेकिन इतने खराब हालात इस वक्त श्रीलंका में देखने को मिल रहे हैं। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार श्रीलंका में ही मौजूद हैं। जैनेंद्र, इमरजेंसी हटाने का फैसला आधी रात से लागू हो गया है, लेकिन इस बीच लोगों का गुस्सा इतना कि राष्ट्रपति राजपक्षे को हटाने की भी मांग और तेज हो चुकी है। गुस्सा देखने को मिल रहा है लोगों में। बिल्कुल, जो परिस्थितियां हैं, जो आर्थिक संकट है और जिस तरह से जरूरी सामानों की किल्लत है, ईंधन की किल्लत है, खासतौर पर डीजल के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को। सीधा गुस्सा लोगों का जो है वो राष्ट्रपति गोटाबाया और राजपक्षे पर है और लोग उन्हें इस पूरे परिस्थिति के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं और उनका इस्तीफा हर तरफ से, देश के हर कोने से मांगा जा रहा है और उसको लेकर लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला हम राजधानी में देख रहे हैं और इसके अलावा पूरे कोलंबो में। बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र, सारी जानकारी के लिए। आपसे पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे। आगे आपको ये बता दें, श्रीलंका की सरकार ने तंगी के मुद्दे पर अब जाकर एक ऐसा फैसला लिया है जो उससे बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। क्या है वो फैसला, इस रिपोर्ट में देखिए। श्रीलंका में जब जन विद्रोह की आग सत्ताधारियों के महलों को झुलसाने लगी, तब उनको होश आया कि बदहाली के मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी है। श्रीलंका में राजपक्षे सरकार ने मौजूदा स्थिति पर संसद में बहस करने का फैसला किया है। श्रीलंका की संसद में आज और कल यानी 2 दिन संसद में बहस होगी। अब श्रीलंका पर आर्थिक संकट के बाद सियासी संकट के बादल भी गहरा गए हैं। पूरा देश अब राष्ट्रपति को हटाए जाने की मांग कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने एक बार फिर इस्तीफे से इनकार किया है, जबकि श्रीलंका की पूरी कैबिनेट पहले ही इस्तीफा दे चुकी है, जिसके बाद नए वित्त मंत्री की नियुक्ति हुई, लेकिन उन्होंने 24 घंटे के अंदर अपना इस्तीफा भेज दिया। राष्ट्रपति को अंतरिम सरकार के गठन की सिफारिश की गई है। सरकार को चर्चा करके जल्द ही कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका इन दिनों इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ईंधन, रसोई गैस के लिए लंबी लाइन, जरूरी सामान की किल्लत और घंटों बिजली कटौती से जनता महीनों से परेशान है।
तो श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है और जनता के गुस्से की आग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। लोग सत्ता में बैठी राजपक्ष सरकार और उसके परिवार को श्रीलंका को बदहाल बनाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस जन विद्रोह के बीच एबीपी न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सोने की लंका अब पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है। जरूरी सामान की किल्लत है और जो थोड़ा बहुत सामान मिल रहा है उन चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। श्रीलंका में आम जनता का गुस्सा अब साफ में आसमान पर है और वो भी क्यों ना, क्योंकि हफ्तों हफ्तों से लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए कतारों में खड़े हैं। जब एबीपी न्यूज की टीम श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंची तो वहां हमारी मुलाकात ऐसे लोगों से भी हुई जो तेल के लिए 10 दिनों से कतारों में खड़े हैं। श्रीलंका किस तरह के आर्थिक संकट से जूझ रहा है और लोगों को किस तरह की तकलीफ हो रही है उसकी बानगी है ये तस्वीर एक पेट्रोल पंप के बाहर की। लोगों ने मुझे बताया है कि 10 से 12 दिनों से ये लोग डीजल का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह से प्लास्टिक के केन लेकर के डीजल का इंतजार 10 से 12 दिनों से किया जा रहा है। और ये तो आप ये प्लास्टिक के केन की कतार देख रहे हैं। पेट्रोल पंप के बाहर जो सड़क है उस पर लंबी कतार है गाड़ियों की भी। For how long the wait is going? For 12 days, we are facing a big problem. We don't have jobs. We don't have eating. We don't have foods. We are facing lots of problems in Sri Lanka in this time. तो एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें श्रीलंका से। आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका का बड़ा फैसला, 3 देशों में वाणिज्य दूतावास बंद करेगा श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, इराक में वाणिज्य दूतावास बंद करेगा श्रीलंका। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका का एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें 3 देशों में वाणिज्य दूतावास बंद करेगा श्रीलंका। वो 3 देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, इराक। इन सब जगहों पे वाणिज्य दूतावास बंद करेगा श्रीलंका। तो आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका ने यह बड़ा फैसला लिया है कि 3 देशों में वाणिज्य दूतावास बंद करेगा श्रीलंका। ये 3 देश है ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और इराक। एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। बड़ी खबर इस वक्त श्रीलंका से आपको बता दें। श्रीलंका में आर्थिक संकट इस वक्त देखने को मिल रहा है और साथ ही लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। और इस बीच कुछ प्रदर्शन ऐसे जिसमें सरकारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है, बड़ा अपडेट यह है कि श्रीलंका सरकार ने चेतावनी दे दी है कि अगर हिंसक प्रदर्शन होते हैं तो फिर सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदर्शनकारियों को श्रीलंका सरकार ने यह चेतावनी दी है, हिंसक प्रदर्शन पर कड़ी कार्रवाई होगी। नमस्ते भारत में एक बार फिर स्वागत है आपका। श्रीलंका से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आर्थिक आपातकाल झेल रहा श्रीलंका अब सियासी आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। कैबिनेट के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग और तेज हो गई है। पूरा देश सरकार विरोधी प्रदर्शन के लिए सड़क पर आ चुका है, लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफे से इनकार कर दिया है। दूसरी ओर श्रीलंका में जरूरी चीजों की किल्लत हो गई है। देश में ना तो दवा है, ना ईंधन, खाने पीने की चीजों को भी तेजी से कमी हो रही है। इन लोगों ने बताया है कि तकरीबन 10 से 12 दिनों से ये इंतजार कर रहे हैं डीजल का। और इसी तरह की तस्वीरें श्रीलंका के तमाम इलाकों में तमाम पेट्रोल पंपों के बाहर है। सोने की लंका लुटने की ग्राउंड रिपोर्ट। Diesel in the last 10 days. That's all. We are waiting. We are coming early morning and 5 a.m. and we are going 11 p.m. ऑयल का द एंड, आईसीयू में अस्पताल। ये हॉस्पिटल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। People are not happy with particular government. Right? Hardly any fuel, no gas, nothing. कतार में देश और कंगाली का कोहराम। कंगाली ने श्रीलंका को इस मोड़ पर पहुंचा दिया है कि विदेशों में उसके दूतावास भी बंद होने शुरू हो गए हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने इराक और नॉर्वे में अपने दूतावास को बंद करने का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, सिडनी के कॉन्सुलेट को भी 30 अप्रैल से अस्थायी तौर पर बंद किया जा रहा है। हालांकि सरकार की दलील है कि मौजूदा हालात के मुताबिक वह अपने विदेश विभाग का पुनर्गठन कर रही है। आर्थिक तौर पर पूरी तरह चरमरा चुके श्रीलंका में अब जनता के सब्र का बांध टूट चुका है। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर उतर आए हैं, आक्रामक होते जा रहे हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि श्रीलंका के मिरिहाना में पुलिस ने जब 54 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया
तो 300 वकील उनकी जमानत लेने के लिए पहुंच गए। इसके साथ ही वकीलों ने ऐलान कर दिया कि देश में जहां भी सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी पकड़े जाएंगे, वकील उन्हें छुड़ाने के लिए कोई फीस नहीं लेंगे। सिर्फ वकील ही नहीं, बल्कि श्रीलंका की मशहूर हस्तियां भी अब प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी हो चुकी हैं। ये तस्वीरें श्रीलंका के मशहूर क्रिकेटर सनथ जयसूर्या की हैं, जो हाथ में पोस्टर लेकर राष्ट्रपति को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। जयसूर्या जैसी हस्तियों के सरकार विरोधी मोर्चे में शामिल हो जाने से प्रदर्शनकारियों का हौसला और बढ़ गया है। श्रीलंका की जनता का यह गुस्सा जायज भी है, क्योंकि जरूरी सामान के लिए भी लोग हफ्तों से कतार में लगे हैं। एबीपी न्यूज जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो तेल के लिए 10-10 दिन से कतार में लगे लोगों से हमारी मुलाकात हुई। श्रीलंका किस तरह के आर्थिक संकट से जूझ रहा है और लोगों को किस तरह की तकलीफ हो रही है, उसकी बानगी है ये तस्वीर एक पेट्रोल पंप के बाहर की। लोगों ने मुझे बताया है कि 10 से 12 दिनों से ये लोग डीजल का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह से प्लास्टिक के केन लेकर के डीजल का इंतजार 10 से 12 दिनों से किया जा रहा है। और ये तो आप ये प्लास्टिक के केन की कतार देख रहे हैं। पेट्रोल पंप के बाहर जो सड़क है उस पर लंबी कतार है गाड़ियों की भी। For how long the wait is going? For 12 days, we are facing a big problem. We don't have jobs. We don't have we don't have foods. We are facing lots of problems in Sri Lanka in this time, and we are waiting for 12 days for diesel. 12 days daily. We are waiting. We are coming early morning and 5 a.m. and we are going 11 p.m. every day. So we don't have eating something, or we don't have, only we are drinking water. And ये लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल पेट्रोल की सप्लाई जो है वो ठीक ठाक कही जा सकती है, लेकिन डीजल की सप्लाई काफी प्रभावित हो रही है और इसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। और इसी वजह से लोग डीजल के इंतजार के साथ साथ सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि देश के बड़े बड़े अस्पतालों में जान बचाने वाली दवाएं भी खत्म हो चुकी हैं। इसलिए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी सड़क पर आ चुका है। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। लोग इस तरीके से अपने गुस्से का प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रदर्शन है ये हॉस्पिटल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इन्होंने जो माथे पर पट्टियां पहनी हुई हैं उस पर लिखा है गोटा गो। राष्ट्रपति के खिलाफ ये प्रदर्शन है। People are not happy with particular government. Right? Hardly any fuel, no gas, nothing. Even we are having no drugs, right? Hardly any drugs. Likewise, we are going to face a lot of problems. I don't know what will happen tomorrow. पूरा देश अब राष्ट्रपति को हटाए जाने की मांग कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने एक बार फिर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जबकि श्रीलंका की पूरी कैबिनेट 24 घंटे पहले ही इस्तीफा दे चुकी है, जिसके बाद नए वित्त मंत्री की नियुक्ति हुई, लेकिन उन्होंने 24 घंटे के अंदर अपना इस्तीफा भेज दिया। अब राष्ट्रपति को अंतरिम सरकार के गठन की सिफारिश की गई है और 48 घंटे का आपातकालीन सत्र बुलाया गया है। श्रीलंका की कहानी फर्श से अर्श तक और फिर अर्श से फर्श तक आने की एक हैरत अंगेज मिसाल है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब श्रीलंका एशिया की एक ताकतवर अर्थव्यवस्था बन चुकी थी, लेकिन केवल 3 सालों में ही श्रीलंका इस कदर तबाह हुआ कि आज यह देश तिल तिल के लिए तरस रहा है। यह बात इसकी भी मिसाल है कि कैसे सरकार की गलत नीतियां एक देश को कुछ ही वक्त में कंगाल बना सकती हैं। श्रीलंका 15 सालों में कैसे अमीर बना और फिर कैसे गरीबी के दलदल में फंसा, इसकी वजह सरकार की गलत नीतियां हैं और ये हम सब के लिए सबक है। समझिए कि श्रीलंका क्यों तबाह हुआ। उसकी तबाही की पहली वजह थी 2006 से 2018 तक विदेशी कर्ज से विकास ने रफ्तार पकड़ी। दूसरी वजह, सरकार ने कर्ज का सही इस्तेमाल नहीं किया। तीसरी वजह, चुनाव जीतने के लिए कर्जदार देश ने टैक्स छूट दे दी। एक तरफ कर्ज में दबी सरकार ने लोगों को टैक्स में छूट दी, तो दूसरी ओर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जरिया पर्यटन ठप हो गया। 2018 में श्रीलंका को पर्यटन से 45,000 करोड़ की आमदनी हुई थी और 2021 में यह आमदनी घटकर 2,000 करोड़ तक पहुंच गई। इन गलतियों का नतीजा ये रहा कि आज श्रीलंका पाई पाई के लिए तरस रहा है और वहां की सरकार पूरी तरह से लाचार है।
इसे आप यूं समझिए कि इस वक्त अगर सरकार की आमदनी 100 रुपए है तो उसका खर्च 111 रुपए पहुंच चुका है, जिसमें 70 रुपए तो उसे सिर्फ उधार चुकाने में खर्च करने पड़ रहे हैं और देश के दूसरे खर्च जैसे सैलरी, आयात जैसी जरूरी चीजों के लिए उसके पास सिर्फ 41 रुपए ही आते हैं। श्रीलंका की यह हालत एक सबक है कि सरकार की नीतियां कैसे किसी देश को तबाह कर सकती है। तो तेज रफ्तार से आपने खबरें देखी, अब नए अंदाज में देखिए खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात पड़ोसी देश श्रीलंका की, जहां जनता के गुस्से की आग लगातार बढ़ती ही जा रही है। लोग सत्ता में बैठी राजपक्षे सरकार और उसके परिवार को श्रीलंका को बदहाल बनाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जन विद्रोह के बीच एबीपी न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इन हालातों का जायजा लिया है। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। सोने की लंका अब पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है। जरूरी सामान की किल्लत है और जो थोड़ा बहुत सामान मिल रहा है उन चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। श्रीलंका में आम जनता का गुस्सा अब साफ में आसमान पर है और हो भी क्यों ना, क्योंकि हफ्तों से लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए कतारों में खड़े हैं। जब एबीपी न्यूज की टीम श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंची तो वहां हमारी मुलाकात ऐसे लोगों से भी हुई जो तेल के लिए 10 दिनों से कतारों में खड़े हैं। श्रीलंका किस तरह के आर्थिक संकट से जूझ रहा है और लोगों को किस तरह की तकलीफ हो रही है, उसकी बानगी है ये तस्वीर एक पेट्रोल पंप के बाहर की। लोगों ने मुझे बताया है कि 10 से 12 दिनों से ये लोग डीजल का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह से प्लास्टिक के केन लेकर के डीजल का इंतजार 10 से 12 दिनों से किया जा रहा है। और ये तो आप ये प्लास्टिक के केन की कतार देख रहे हैं। पेट्रोल पंप के बाहर जो सड़क है उस पर लंबी कतार है गाड़ियों की भी। For how long the wait is going? For 12 days, we are facing a big problem. We don't have jobs. We don't have we don't have foods. We are facing lots of problems in Sri Lanka in this time. तो सिर्फ आम जनता ही नहीं, श्रीलंका में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी सड़कों पर उतर आए हैं। होटल कारोबारी भी श्रीलंका में बदहाली से परेशान है। जहां एक तरफ राष्ट्रपति के घर की चौखट तक पहुंच गई है विद्रोह की लहर, वहीं अब श्रीलंका की सड़कों पर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी उतर आए हैं। उसकी वजह है बड़े बड़े अस्पतालों में जान बचाने वाली दवाओं का खत्म हो जाना। तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रदर्शन है ये हॉस्पिटल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इन्होंने जो माथे पर पट्टियां पहनी हुई हैं उस पर लिखा है गोटा गो। राष्ट्रपति के खिलाफ ये प्रदर्शन है। People are not happy with particular government, right? Hardly any fuel, no gas, nothing. Even we are having no drugs, right? Hardly any drugs. Likewise, we are going to face a lot of problems. I don't know what will happen tomorrow. डॉक्टरों के अलावा डूबते हुए टूरिज्म इंडस्ट्री को बचाने के लिए श्रीलंकाई होटल एसोसिएशन के सदस्यों और स्टाफ ने भी विरोध का रास्ता अपनाया है। श्रीलंका में हालात अब ऐसे हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गई हैं। कल मशहूर क्रिकेटर सनत जयसूर्या की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो राष्ट्रपति को हटाए जाने की मांग करते हुए दिखे। तो वहीं श्रीलंका की सरकार ने तंगी के मुद्दे पर अब जाकर एक ऐसा फैसला लिया है जो कि उसे बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। कौन सा है वो फैसला, आइए दिखाते हैं आपको। श्रीलंका में जब जन विद्रोह की आग सत्ताधारियों के महलों को झुलसाने लगी, तब उनको होश आया कि बदहाली के मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी है। श्रीलंका में राजपक्षे सरकार ने मौजूदा स्थिति पर संसद में बहस करने का फैसला किया है। श्रीलंका की संसद में आज और कल यानी 2 दिन संसद में बहस होगी। अब श्रीलंका पर आर्थिक संकट के बाद सियासी संकट के बादल भी गहरा गए हैं। पूरा देश अब राष्ट्रपति को हटाए जाने की मांग कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने एक बार फिर इस्तीफे से इनकार किया है, जबकि श्रीलंका की पूरी कैबिनेट पहले ही इस्तीफा दे चुकी है, जिसके बाद नए वित्त मंत्री की नियुक्ति हुई, लेकिन उन्होंने 24 घंटे के अंदर अपना इस्तीफा भेज दिया। राष्ट्रपति को अंतरिम सरकार के गठन की सिफारिश की गई है। सरकार को चर्चा करके जल्द ही कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका इन दिनों इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ईंधन, रसोई गैस के लिए लंबी लाइन, जरूरी सामान की किल्लत और घंटों बिजली कटौती से जनता महीनों से परेशान है। तो श्रीलंका को इस आर्थिक तंगी से निकालने के लिए एक बार फिर भारत ने अपना हाथ बढ़ाया है।
दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके श्रीलंका की मदद करने के लिए खड़ा हो गया है भारत। कर्ज और बदहाली के बीच भारत ने 40,000 टन डीजल भेजकर श्रीलंका की मदद की और भारत की तरफ से और भी ज्यादा मदद करने की कोशिश जारी है। आज हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की मदद से पीछे नहीं हट रहा है, जबकि ये वो देश है जिसने चीन के कर्ज के लालच में पिछले कुछ सालों में भारत से दूरियां बढ़ाई थी। श्रीलंका भारी कर्ज में डूबा हुआ है और उस कर्ज में 15% हिस्सेदारी चीन की है। इतना ही नहीं, भारत ने बीते साल श्रीलंका को 30 लाख टन नैनो यूरिया भी मुहैया कराया था, जबकि श्रीलंका ने जब चीन से 99,000 मीट्रिक टन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर खरीदा था तो बेकार निकल गया था। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका ने चीन का भुगतान रोका तो चीन ने पीपल्स बैंक ऑफ श्रीलंका को ही ब्लैकलिस्ट कर दिया। और श्रीलंका का हर अपडेट हम ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं महायुद्ध की। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज है 42वां दिन, लेकिन बमों का बरसना आज भी है जारी। ऐसे में लोग कैसे जान बचाकर भाग रहे हैं, देखिए दहशत की तस्वीरें। जान बचाने के लिए भागते दौड़ते लोग, बमबारी की आवाज से डरे सहमे लोग। ये तस्वीरें वाकई दिल दहला देने वाली हैं। मारिउपोल शहर की ये तस्वीरें 13 मार्च से 16 मार्च के दरमियान की हैं, जिसे तैमूर रुडोव नाम के शख्स ने शहर छोड़कर भागने से पहले रिकॉर्ड किया था। वीडियो के एक हिस्से में लोग अपने सामानों के साथ दौड़ते भागते दिख रहे हैं। पीछे बमों के गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही है। दूसरे हिस्से में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग एक घर में शरण लिए हुए हैं। इसी दौरान रूस की ओर से बमबारी शुरू हो जाती है। देखिए कैसे एक शख्स बम की आवाज से डरकर अपने कान बंद कर लेता है। इस बीच वीडियो बनाने वाला शख्स भी नजर आता है। बमबारी की आवाज से सहमकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। बमबारी रुकी तो सुरक्षित ठिकाने की तलाश करने के लिए वो शख्स बाहर निकलता है। दौड़ते हुए उसने कुछ तस्वीरें और रिकॉर्ड की, जिनमें आग की लपटों में घिरी कार हमले से जर्जरी मारते दिखाई दी। ये सभी तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर देती हैं कि किन किन संघर्षों से यूक्रेन के नागरिकों को गुजरना पड़ा होगा। दूसरी ओर एक ऐसी तस्वीर जो निराशा से घिरे यूक्रेन के नागरिकों में उम्मीद जगाने का काम करती है। रूसी सैनिकों के कब्जे से आजाद होने के बाद जब ये सैनिक अपने गांव नोवा बसन अपने माता पिता से मिलने पहुंचा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने बच्चे को गले लगा लिया। तो बूचा नरसंहार को लेकर रूस लगातार घिरता जा रहा है। भारत ने भी बूचा में नरसंहार की स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है। बूचा के नरसंहार के आरोपों पर रूस की घेराबंदी जारी। भारत ने भी की बूचा कांड की स्वतंत्र जांच की मांग। बूचा में कथित नरसंहार पर बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने भी कड़ा रुख अपनाया। यूएनएससी में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने नरसंहार की निंदा करते हुए इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की। Recent reports of civilian killings in Busha are deeply disturbing. We unequivocally condemn these killings and support the call for an independent investigation. उधर ब्रिटेन ने तो रूस के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वो अपनी सरकार से सच जाने। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पुतिन पर अपने नागरिकों से सच छिपाने का आरोप लगाया। बूचा में नरसंहार के आरोपों के सबूत के तौर पर एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो 3 मार्च का बताया जा रहा है। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में साइकिल पर सवार एक शख्स नजर आ रहा है। कुछ दूर चलने पर ये शख्स उस तरफ मुड़ता है जहां रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थी। जैसे ही वो शख्स मुड़ता है, सेना उस पर हमला कर देती है। हमले के बाद साइकिल सवार व्यक्ति कहीं नजर नहीं आता। बूचा में हुए नरसंहार की अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। विचलित कर देने वाली इन तस्वीरों को देखकर रूह कांप जाती है, जिन्हें हम आपको साफ साफ दिखा नहीं सकते। और अब खबरें राजनीति से जुड़ी हुई। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आज है बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस और बीजेपी के कार्यकर्ता हर जगह जश्न के माहौल में इस वक्त आपको नजर आएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और आज सुबह 10 बजे पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय बड़ी बातें कहेंगे, जिसका सीधा प्रसारण डिजिटल माध्यम से पूरे देश में किया जाएगा। 4 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद इस बार स्थापना दिवस को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। दिल्ली में बीजेपी का मुख्यालय रोशनी से जगमग है। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। 42 साल पहले 1980 में बीजेपी की नींव पड़ी थी। 4 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी इस बार खास तैयारियों के साथ जश्न मनाने जा रही है। तय कार्यक्रम के मुताबिक आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम के भाषण का डिजिटल माध्यम के जरिए पूरे देश में सीधा प्रसारण होगा। आज देश भर में बीजेपी कार्यालयों पर कार्यक्रम होंगे, शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी।
सुबह 11 बजे दिल्ली के करोल बाग में बीजेपी शोभा यात्रा निकालेगी, जिसमें जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। आज स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती तक बीजेपी सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाने जा रही है, जिसे सेवा सप्ताह नाम दिया गया है। इसके तहत तालाबों की सफाई, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण शिविर, पोषण अभियान जैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। साथ ही आज से पार्टी बीजेपी को जानिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। इसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 4 बजे 13 देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ संवाद करेंगे। तो बीजेपी के लिए आज जश्न का माहौल है। अपने स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी एक नई टोपी के साथ उतरी है। पहाड़ी स्टाइल की इस टोपी को बीजेपी ने अपना बना लिया है और कई नेता इस टोपी को पहने नजर आ रहे हैं। 11 मार्च को जब पीएम गुजरात दौरे पर गए थे तो मोदी के इस दौरे की देश विदेश में खूब चर्चा हुई। पीएम के इस दौरे पर फूल बरसने वाली तस्वीरों के साथ साथ इस भगवा टोपी की भी भरपूर चर्चा हुई। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक ये टोपी 11 मार्च को ही पीएम के दौरे पर गुजरात में लॉन्च की गई थी। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने इस टोपी को पीएम मोदी को पहनाकर लॉन्च किया था। भारतीय जनता पार्टी का पहले से ये कलर की टोपी वो पहनते ही है। हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उसको बनाया है, जो सबको दिया था। बीजेपी की इस नई टोपी का रंग भगवा है, लेकिन स्टाइल नया है। बीजेपी की इस नई टोपी को पहाड़ी स्टाइल में तैयार किया गया है। तिरछे स्टाइल की इस टोपी में बीजेपी का सिंबल कमल का फूल बना है। साथ ही लिखा है भाजपा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये टोपी बीजेपी के बढ़ते कद और पार्टी की गरिमा का प्रतीक है। प्राइड होना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी आपको सांसद बनाती है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत के कारण, उसके कार्यकर्ताओं की ताकत के कारण आप सांसद हैं, तो वो तो प्राइड होना चाहिए ना। टोपी पहनने का मतलब है कि प्राइड है। जैसे पगड़ी होता है वैसे टोपी है। अब ये टोपी बीजेपी की आधिकारिक टोपी बन गई है। सभी सांसदों को बैठक में ये टोपी भी दे दी गई। बीजेपी नेता टोपी के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह, निशिकांत दुबे और मुख्तार अब्बास नकवी ने भी टोपी के साथ अपनी तस्वीर ट्विटर पर साझा की। डिजाइन की है क्या पार्टी ने, मतलब लार्ज स्केल पे इसको तैयारी की है कि सब लोग अब टोपी ही पहने, या कुछ और प्लानिंग है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में इस टोपी को पहना था और कार्यकर्ताओं ने इसे बहुत ही अच्छे रूप में लिया। कार्यकर्ताओं ने इस टोपी का उपयोग किया। फिर अखिल भारतीय स्तर पर इस टोपी का प्रसार हुआ है। हम सभी सांसदों को ये टोपी मिली है और मुझे लगता है कल 6 अप्रैल को आप देखेंगे सर पे काले बाल नहीं, भगवा रंग दिखाई पड़ेगा। टोपी ही टोपी दिखाई पड़ेगी, भगवा ही भगवा दिखाई पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए राकेश सिन्हा जी थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति का प्रतीक है और इसलिए बाल नहीं, कल जब स्थापना दिवस कार्यक्रम होगा तो टोपी ही टोपी दिखाई पड़ेगी। कैमरामैन सुजीत के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज। बड़ी खबर इस वक्त गोरखपुर से आपको बता दे, मुर्तजा कर रहा था बंदूक चलाने की प्रैक्टिस। ये खबर मिल रही है। मुर्तजा के कमरे से पुलिस ने बरामद किए एयरगन और छर्रे। घर की छत और खाली जगह पर बीते कुछ दिनों से एयरगन से निशाना लगाना सीख रहा था मुर्तजा। ये जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, गोरखनाथ थाना की पुलिस ने एटीएस को एयरगन सौंप दी है और छर्रे भी सौंप दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, गोरखपुर हमले को लेकर यह बड़ी खबर है। जो आरोपी मुर्तजा है उसके घर से एयरगन बरामद हुई है। जानकारी मिल रही है कि वो बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कई दिनों से कर रहा था, पुलिस का ऐसा कहना है। साथ ही पुलिस ने कहा है कि एयरगन से निशाना लगाना भी मुर्तजा सीख रहा था। मुर्तजा के कमरे से एयरगन, छर्रे भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। गोरखपुर मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसके पहले उसके रिश्तेदारों ने, उसके पिता ने ये कहा था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन मुर्तजा की पत्नी ने कहा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक है और अब पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। मुंबई से लेकर गोरखपुर और नेपाल बॉर्डर तक मुर्तजा पर जांच एजेंसियों और पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। मंगलवार शाम को एटीएस की टीम संदिग्धों को लेकर जांच करने मुर्तजा के घर पहुंची। कई सारे इनपुट्स मिले हैं मुर्तजा से पूछताछ के बाद और उन इनपुट्स पर यहां लगातार छानबीन की जा रही है। और यहां तस्वीरें देखिए, भीतर आप देखेंगे, भीतर
जो लोग बैठे हुए हैं उनमें कई सारे संदिग्ध लोग हैं जिनमें कुछ लोगों को लाया गया और ये सामने तस्वीरें हैं। यहाँ इन लोगों के साथ में एटीएस की टीम आई। मुर्तजा के खिलाफ जांच एजेंसियों ने जब सुराग जुटाने शुरू किए तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा लगातार जाकिर नाइक के वीडियो देखता था, जिससे वो कट्टरपंथी बनता चला गया। चाहे वो जाकिर नाइक हो या सिमी से जुड़े हुए लोग, क्योंकि सिमी एक संस्था थी, आतंकी संगठन बनाकर उसको डिक्लेयर किया गया, उसके बाद उसको बैन किया गया कांग्रेस की सरकार के दौरान। लेकिन उस विचारधारा के लोग आज भी घूम रहे हैं, कोई पीएफआई में है तो कोई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए। इनकी फंडिंग कहां से हो रही है? सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को पता चला है कि मुर्तजा यूट्यूब पर लगातार जिहाद से जुड़े वीडियो देखता था। मुर्तजा की इन हरकतों की सुबुगाहट सुरक्षा एजेंसियों को मिल गई, जिसके बाद वो सुरक्षा एजेंसियों के राडार पर था। मुर्तजा को किसी मानसिक बीमारी की बात सामने आई है, लेकिन मुर्तजा की पूर्व पत्नी मानसिक बीमारी की बात को नकार रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस को और कोर्ट जो भी है वो इस एंगल को देखना चाहिए। यही सेक्शन 84 जो है आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, वो इसको एक कंप्लीट डिफेंस बताती है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं थी तो अगर आप कोई टेररिस्ट होता ऐसी जगह पे क्यों जाता? मुर्तजा के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, क्या वो मानसिक तौर हम इतना ज़्यादा नहीं जानते और मेरे साथ कोई ऐसा बिहेवियर नहीं था जिस पे हम कहें कि वो मेंटली सही नहीं है। मतलब दिमागी तौर पे पूरी तरह से सही? हाँ, कह सकते हैं। मुर्तजा आईआईटी बॉम्बे का छात्र रह चुका है। ऐसे में यूपी एटीएस की टीम मुंबई में भी जानकारी जुटाने की कोशिश में है। गोरखपुर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो योगी सरकार अभी से अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए बाकायदा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा, इस विश्वास के साथ अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। वादे के मुताबिक यूपी की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन का रोड मैप तैयार कर लिया है। सीएम योगी के सारे मंत्रियों ने अपने अपने विभागों के कामों की लिस्ट बना ली है। जैसा तय हुआ है वो काम 100 दिन में कर दिखाना है। बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती जिन विभागों पर है उनमें पशुपालन विभाग के सामने गौ आश्रय स्थलों के निर्माण का लक्ष्य है। साथ ही आवारा पशुओं की समस्या से छुटकारा दिलाना भी बड़ी चुनौती है। शिक्षा विभाग के सामने 2 साल से बंद स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का लक्ष्य है। यही नहीं, विभाग के बच्चों को स्कूल से जोड़ने की योजना पर भी काम करना है। आबकारी विभाग पर जहरीली शराब और अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाने की जिम्मेदारी है। सीएम योगी के निर्देश है कि अब मंत्रियों को अपने विभाग का प्रेजेंटेशन देना होगा, यानी कि क्या काम हुआ, क्या करना है और कैसे करना है। ये सारी जानकारी खुद मंत्री 12 अप्रैल से पेश करेंगे। ठीक 100 दिन बाद सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। तो 2024 के चुनाव के लिए हर पार्टी अपने समीकरण तैयार करने में जुट गई है। शरद पवार ने कल दिल्ली में डिनर पार्टी दी और फिर अटकलें तेज लगने लगी। शरद पवार के घर पर नेताओं का जमावड़ा। दिल्ली के अपने सरकारी आवास 6 जनपद पर शरद पवार ने डिनर पार्टी दी, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत से लेकर महाराष्ट्र के विधायक और दूसरे कई नेता शामिल हुए। शरद पवार के आवास पर आयोजित की गई डिनर पार्टी अब खत्म हुई है और इस वक्त मैं आपको सीधे शरद पवार के आवास से दिखा रही हूँ, जहाँ पर कुछ ही देर पहले तकरीबन 2 घंटे पहले डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था। तमाम बड़े नेता पहुंचे थे, वो भी तकरीबन 9:30 बजे यहाँ पहुंचे थे और इस वक्त जो काफिला निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है ये नितिन गडकरी का है। बीजेपी से केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं महाराष्ट्र के, और वो यहाँ पर यूं कहे कि विपक्षी की तरफ से जो आयोजित किया गया था उसमें पहुंचे हुए थे और इस वक्त आपको नितिन गडकरी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये डिनर पार्टी ऐसे दिन पर हुई जिस दिन शिवसेना नेता संजय राउत के ठिकानों पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। एनसीपी विधायक का दावा है कि इस डिनर पार्टी में संजय राउत पर हुई ईडी की कार्रवाई से जुड़ी कोई चर्चा नहीं हुई। नहीं, यहाँ पे डिनर पार्टी पे कुछ सब पार्टी के महाविकास आघाड़ी के सांसद थे यहाँ पे, और वैसे नेचुरली एक गेट टुगेदर था। जो कामगिरी संसद में होती है और जो विधानसभा में होनी चाहिए उसके बारे में ही वार्तालाप वहाँ पे चर्चा हुई।
शरद पवार को यूपीए चेयरपर्सन बनाने को लेकर भी मुहिम चल रही है। हालांकि वो खुद इसको लेकर अनिच्छा जता चुके हैं, लेकिन उनके घर पर नेताओं के इस जमघट के राजनीतिक मायने तो जरूर निकाले जाएंगे। विपक्षी का एक सबसे बड़ा चेहरा, यूं कह लीजिए कि इन दिनों जो सेंटर पॉलिटिक्स में विपक्षी का बड़ा चेहरा शरद पवार महाराष्ट्र से आते हैं और उनकी तरफ से अगर यहाँ पर डिनर पार्टी आयोजित किया गया तो उसके सियासी मायने क्या क्या है। यहाँ सियासी चर्चा का परिणाम निकला, लेकिन तस्वीर कुछ ऐसी है कि डिनर डिप्लोमेसी में न सिर्फ एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के एमएलए या बड़े चेहरे दिखाई दिए, बल्कि नितिन गडकरी, जिनका इंतजार किया जा रहा था, वो भी यहाँ पर पहुंचे। हालांकि उन्होंने मीडिया से बातचीत फिलहाल नहीं की है। निधिश्री, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में इमरान खान और वहां की फौज के बीच जबरदस्त गेम चल रहा है। सरकार गिराने में विदेशी हाथ होने के इमरान के दावे को पाकिस्तान की फौज ने झूठा साबित ठहरा दिया। एजेंसियों का कहना है कि विदेशी साजिश के कोई सबूत नहीं मिले हैं। जिस कथित चिट्ठी को दिखा दिखाकर इमरान खान अपनी सरकार के खिलाफ विदेशी साजिश का आरोप लगा रहे थे, उस पर खुद पाकिस्तान की एजेंसियों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पाकिस्तान की जांच एजेंसियों के हवाले से खबर दी है कि इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पीछे किसी विदेशी साजिश के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इमरान खान ने अपनी सरकार को गिराने की साजिशों में अमेरिका का नाम लिया था। इसी का हवाला देकर पाकिस्तान की संसद में डिप्टी स्पीकर ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने विदेशी साजिश वाले इमरान के दावे पर पाकिस्तानी सेना से अपना पक्ष साफ करने को कहा है। और अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान का घर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था? इमरान की पत्नी और उनकी सहेली के बहाने उनके विरोधियों ने इमरान की घेराबंदी और भी ज्यादा तेज कर दी है। इमरान खान के पुराने सहयोगी रहे पीटीआई नेता अलीम खान के एक कथित ऑडियो टेप से पाकिस्तान में हंगामा खड़ा हो गया है। इस ऑडियो में अलीम खान के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इमरान घर में ही घिर गए हैं। फरा बीबी के जरिए जो रिश्वत ली गई है पंजाब में, और जो उनकी बेगम को सेट मिले हैं मलिक रियाज साहब से, आपके तो सारे दोस्त आर्मी में मौजूद हैं। जरा उनसे पूछेंगे आपके जो पुराने जनरल आसिम को निकाला गया था, किस बात पे निकाला था? आरोपों की जांच पीएम इमरान की पत्नी बुशरा बेगम तक पहुंच गई है, वो भी उनकी दोस्त फराह के जरिए। अलीम खान के निशाने पर इमरान की पत्नी बुशरा बेगम की करीबी दोस्त फराह भी है। जरा उनसे पूछेंगे बात ठीक है या नहीं। और मुझे तोशे खाने की घड़ियां आई हैं जिनको बेचा गया और जिसके पैसे जो है वो इमरान खान साहब की बेगम साहबा ने वसूल किए हैं, उसकी वो तफसीलात क्यों नहीं बताते? इतने जो ईमानदार हैं तो अपनी बातें क्यों नहीं बताते? इमरान की बेगम की खास दोस्त फराह को लेकर भी पाकिस्तान में कई तरह की अटकलें हैं। कहा जा रहा है कि मौजूदा राजनीतिक संकट के बीच दुबई चली गई है। माना जा रहा है कि इमरान खान से किनारा करने में जुटी पाकिस्तान की सेना की तरफ से भी कुछ जानकारियां लीक की जा रही हो सकती हैं। तो इमरान खान ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 3 महीने के भीतर चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में मौजूदा हालात में चुनाव हो सकते हैं? संसद भंग करके मध्यावधि चुनाव में जाने का इमरान खान ने फैसला तो कर लिया, लेकिन क्या 3 महीने के भीतर पाकिस्तान में चुनाव हो सकते हैं? पाकिस्तान का विपक्ष चाहता है कि चुनाव से पहले संसद की बहाली हो। मौजूदा राजनीतिक संकट को इमरान खान की पार्टी अवसर में बदलने में जुटी हुई है। उनका चुनाव कैंपेन शुरू हो चुका है। इमरान खान ने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि पाकिस्तान में 3 महीने के भीतर चुनाव होंगे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के चुनाव आयोग का कहना है कि आम चुनाव की तैयारियों में करीब 6 महीने लग सकते हैं। विपक्ष के नेताओं को गद्दार बताकर इमरान खान ने अपना चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पिक्चर अभी बाकी है। और अब देखिए पाकिस्तान के ताजा हालात पर कार्टूनिस्ट इरफान क्या कह रहे हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हिंदी सिनेमा का ये डायलॉग आजकल पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एकदम फिट बैठता है। वहाँ के हालात पर यह लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट 1-2 दिन में ही अपना फैसला सुना देगा, लेकिन इमरान खान की यॉर्कर शायद
उसको भी समझ में नहीं आ रही है। देखना यह है कि क्या रमजान के बाद इमरान की ईद मनेगी वहां पर या अपोजिशन पार्टी की। तो नमस्ते भारत में आज के लिए इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।